पहले ये बात बताता हूं कि अगर अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थान में जाना मतलब प्रकोप है, तो हमारे सामने दो प्रश्न आने चाहिए। पहला प्रश्न, पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शन इंद्रिय, ये वायु के स्थान है। यहां पे वात प्रकोप होना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना स्थान छोड़ के वायु अन्य स्थान में गया है, तो पक्वाशय में वात प्रकोप होना नहीं चाहिए, संधि प्रदेश में वात प्रकोप होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका स्थान है वो। नाभि, आमाशय, स्वेदो, लसिका, रुधिरम, रसः, ये पित्त के स्थान है, तो नाभि, आमाशय, लसिका, रुधिर, रस में पित्त का प्रकोप होना नहीं चाहिए, पित्त के व्याधि नहीं होने चाहिए। अगर अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थान में जाना मतलब प्रकोप है, तो अपने स्थान में नहीं होगा, क्योंकि आमाशय में वायु जाएगा तो प्रकोप कहेंगे, पक्वाशय में पित्त आएगा तो प्रकोप कहेंगे। ये कल्पना अभी सब जगह चल रही है। दूसरा, सर्व शरीर ही दोषों का स्थान है, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, तो अपना स्थान छोड़कर कहां जाएंगे? शरीर से बाहर निकलना चाहिए। क्या ऐसा होता है? मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि समझो कॉलेज के एक फ्लोर पे फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट है, सभी रचना, क्रिया, संहिता, सारे अध्यापक अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठकर काम कर रहे हैं। खाना खाने के समय क्रिया और रचना के अध्यापक संहिता विभाग में आ गए, मतलब उनका प्रकोप हो गया, अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में चले गए, और खाना हो गया, फिर अपने डिपार्टमेंट में आ गए, प्रश्न हो गए। चिकित्सा से क्या हम ये करते हैं कि प्रकोप दूसरे स्थान में गया हुआ वायु पक्वाशय में लाते नहीं। शिर प्रदेश में वात प्रकोप है, तो हम यहां स्वेदन करते हैं, शिर का वायु पक्वाशय में नहीं लाते। इसका अर्थ हमारी कहीं तो गलती हो रही है। अब निकालिए चरक का, यहां आगे के देख लीजिए, पीपीटी में क्या आगे मुझे दिखाई, आगे आगे नहीं, पीछे नहीं, चरक निकालिए, चरक सूत्र 20, चैप्टर 20। ये जो 20 चैप्टर है, 20 महारोगाध्याय, ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया वहां यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप बाद में सुन सकते हैं, पूरा है यूट्यूब पर। महारोगाध्याय बहुत अत्यंत महत्व का अध्याय है, मतलब इतना महत्व का अध्याय है कि दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था चरक संहिता के ऊपर, आयुष मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था, और धर्माधिकारी सर और मैं उसमें थे। हमने लार्जेस्ट चरक संहिता ऐसा रिकॉर्ड बनाया था। तो उसमें जो मुझे पूछा गया कि आप चरक का कौन सा एक विषय सिखाओगे, तो मैंने महारोगाध्याय पूरा सिखाया, रोग परीक्षण के लिए और निदान कैसे करना चाहिए इसके लिए अत्यंत महत्व का अध्याय है। इसमें सूत्र नंबर 8, बस अब चरक में जो दोषों के स्थान, भागवत में हमें पता है, पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्रास, स्पर्शनेंद्रिय, 12वें अध्याय में शुरुआत में। तो दोषों के स्थान चरक में कहा है, तो इस सूत्र में है, ठीक है। अब नीचे टीका पढ़िए, 3rd लाइन से, क्या वायु केवल पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्रास, स्पर्शनेंद्रिय यहीं पर है? आमाशय में वायु नहीं है, शिर में वायु नहीं है, कर्ण में वायु नहीं है, त्वचा में वायु नहीं है, स्वेद, लसिका, रुधिर में वायु नहीं है, नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर, यहाँ पे पित्त है, पक्वाशय में पित्त कफ नहीं है, तो प्रवाहिका कैसे होती है? दोष सर्व शरीर में है, तीनों के तीनों दोष संपूर्ण शरीर में है, तो यही स्थान क्यों बताया? तो चक्रपाणि कहते हैं इति वैशेषिकम स्थानम, क्यों? यतः अत्र प्रायः वात विकारा भवन्ति, ये स्थान क्यों है? यहीं पे प्रायः वात विकार होते हैं, चक्रपाणि कह रहे हैं। और आगे कहते हैं भूताच दुर्जया, हुए तो कठिन होते हैं, और अगला सिद्धांत है अत्र अवजिते वाते सर्व वात विकार अवजया, पक्वाशय में बस्ती दी, शिर प्रदेश के व्याधि भी ठीक होते हैं।
इसलिए ये स्थान बताए हमने, संदर्भ देखना है, ये इसमें समय मत निकालिए, आपके सामने चरक है, सिद्धि स्थान अध्याय 9 सूत्र क्रमांक 7 निकालिए। सेवन सेवन, ये सूत्र भी 7, पेज नंबर 717। क्या कह रहे हैं वो? थर्ड सेकंड लाइन, स बस्ती कर्म साध्यतमः तस्मात् न बस्ती समम किंचित कर्म मर्म परिपालनम अस्ति। मर्म की चिकित्सा करनी है तो बस्ती जैसी कोई नहीं। क्या संबंध है शिरो मर्म का और बस्ती का? क्या संबंध है हृदय मर्म का और बस्ती का? 108 मर्मों की चिकित्सा और बस्ती का क्या संबंध है? मर्म की व्याधि में कुछ समझ में नहीं आया ना, पहले एक निरोध दे दो चिकित्सा में। निरोध अनुवासन कभी पहले देना नहीं है अभी, क्योंकि अभी के सारे रुग्ण संतर्पण जन्य है, आम प्रदोष जन्य होते हैं, उनमें आप अनुवासन की शुरुआत करोगे व्याधि बढ़ जाएगी। और योग बस्ती देते हैं, सारे भारत में योग बस्ती देते हैं। चरक की बस्ती की कल्पना ऐसी है, सुबह निरोध दिया, शाम को अनुवासन देना है। सुबह अनुवासन दिया, शाम को निरोध देना है। ये प्रथम अध्याय की चरक की कल्पना ये। योग बस्ती का अवस्था अलग है। आज हम सबको योग बस्ती देते हैं, आज निरोग कल अनुवासन, आज निरोग कल 7 दिन की 8 दिन का पैकेज देते हैं। ये टोटल गलत चल रहा है। ग्रंथकारों की बस्ती की कल्पना यह है, सुबह शाम, सुबह निरोध दिया, शाम को अनुवासन, सुबह अनुवासन दिया, शाम को, हम ऐसे देते हैं। और निरोह का भी कूट बस्ती बताया है। आपको कूट बस्ती की कल्पना पता है या नहीं? कूट बस्ती का अर्थ है निरोध दिया आपने पूरे उत्तम मात्रा में, उसका प्रत्यागमन हो गया, फिर भी निरोह के सम्यक लक्षण मिले नहीं, तो 10 मिनट के बाद फिर से निरोध है। सिद्धि स्थान के पहले अध्याय में उतने ही मात्रा का प्रत्यागमन हुआ, फिर भी नहीं हुआ, और तीसरा बस्ती निरोध देना है उसी समय 10 मिनट के बाद। पर 3 निरोध के बाद देना नहीं, मैक्सिमम लिमिट 3 फुट की। आप अनुभव लीजिए, मैं हर साल बस्ती लेता हूं, खुद 5 कर्म करता हूं। जब बस्ती अभी आएगा, प्रावरुट ऋतु शुरू हो जाएगा, बस्ती का काल आएगा, तो जब पहला निरोध होता है तो 3 फुट लेने ही पड़ते हैं। दूसरा जब निरोध आएगा 2 फुट में काम होता है, और तीसरा निरोध आएगा तो 1 फुट में काम होता है। हम क्या करते हैं? निरोध देते हैं, प्रत्यागमन हुआ, टाटा बाय बाय। अरे सम्यक लक्षण देखना है कि नहीं देखना है? और रुग्ण आता है 2 व्हीलर पर, हमने निरोध दिया, फिर जाएगा 2 व्हीलर पर हवा में घूमता हुआ, बात पर को फिर से हो गया, तो निरोध का क्या होगा? ये सब कुछ ध्यान में बिल्कुल रखना है। इसलिए अत्र अवजिते वाते सर्ववात विकार अवजय, इसलिए स्थान यही बताया। ऐसे ये केवल विशेष स्थान है, ये उसके अभिव्यक्ति स्थान है। देखिए, हम कॉलेज में जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं, फ्रेंड्स के घर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पब में जाते हैं, जहां जहां जा सकते जहां जाते हैं। पर सबसे रिलैक्स हम कहाँ रहते? अपने घर में, बराबर? स्थान का ये अर्थ। इसका मैं घर में रहता हूं इसका मतलब मैं कहीं जाता नहीं हूं, ऐसा नहीं है। ये स्थान उसके अभिव्यक्ति के स्थान है, उसके कर्मों के स्थान है, उसकी विकृति प्राय वहां होती है, इसलिए बताया। ये चक्रपाणी जी का और चरक का मत है, और हम कहते हैं स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाना मतलब अपने स्थान में व्याधि नहीं होना चाहिए। एक तो चरक गलत है या हम गलत है। अब लोगों ने चक्रपाणी की 108 गलतियां नाम का ग्रंथ भी लिखा है, पब्लिश है। इतने बुद्धिमान है हम कि चक्रपाणी की 108 गलतियां निकाली। दिस इज डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट। ऐसा ग्रंथ नहीं लिखेंगे कि चक्रपाणी की 108 सुंदर टीका है, ऐसा नहीं लिखेंगे। ये डिस्ट्रक्ट करना है, जो जो भारतीय है उसको डिस्ट्रक्ट करो। ये मेंटालिटी आज धीरे धीरे कम होने लगी है। तो मेरा मुद्दा समझा आपको इसका? तो प्रकोप का अर्थ कुछ हमको ही तो गलती हो रही है हमारी। तो
तो देखिए अब पीपीटी में प्रकोप का सूत्र निकला है। आपके पास वाग्भट है? हाँ, इसमें अष्टांग हृदय 12वां अध्याय सूत्र स्थान। क्या होता है पता है कि हम श्लोक का अर्थ लिखते हैं ना कोई भी, तो हम केवल उस श्लोक का अर्थ लिखते हैं, वो गलत है। कभी भी किसी भी श्लोक का अर्थ लगाते समय उसके पीछे क्या वर्णन है, उसके आगे क्या वर्णन है, इसका भी विचार करना पड़ता है। किस विषय का वर्णन चल रहा है वो भी देखना पड़ता है। अब यहाँ जो प्रकोप का सूत्र आया है कोपस्तु नरगामिता, नहीं वो पूर्ण था। अब 17 नंबर से निकालिए। 17 पहले 17 अध्याय में 17 श्लोकों में दोषो धातु मलों के स्थान बताए, कौन कहा कहा क्या वगैरह। छोड़ दीजिए, 18वां सूत्र निकालिए। धीरे धीरे, हाँ इसके आगे चलिए 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 आगे। हाँ 18 इति प्रायण। अब देखिए इति शब्द जहां आता है मतलब पहला प्रकरण खत्म हो। एक अध्याय में अनेक प्रकरण होते हैं, जैसे विदुषुणित अध्याय चरक का है, उसमें पहले रक्त का वर्णन है, फिर मूर्छा संन्यास मद का वर्णन, दो अलग अधिकरण। कृमि में पहला गुरु वैदिक लघु वैदिक का वर्णन है, फिर कृमियों का वर्णन। ऐसे कई प्रकार के विषय एक अध्याय में आ सकते हैं। तो पहला प्रकरण खत्म हो गया, मतलब उसका विषय खत्म हुआ, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, आप दूसरा प्रकरण शुरू हो रहा है। व्यापी नाम आपी जानिया, दोष व्यापी है, सर्वत्र है, फिर भी हम थोड़े स्थान बताते हैं, संपूर्ण नहीं बताएंगे क्योंकि दोष तो सर्व शरीर में है। आगे ऊपर ऊपर, हाँ अब ये टीका है ऊपर की, ये जो रेड है ना ये चरक का नहीं है, ये टीका है। ये जो लाल रंग है, रुकिए स्टेज, वो गलती से लाल रंग का किया है। सूत्र नीचे है, क्या देखते हैं देखिए। संप्रति चय प्रकोप रूपम वृद्धि दान संक्षेपेण। अब आगे से सूत्रों से दोषों के चय वृद्धि चय प्रकोप और प्रशम बता रहे हैं। अब कैसे बता रहे पढ़िए। उष्णेन युक्ता रूक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति संचयम् शीतेन कोपम उष्णेन शमम स्निग्धादयो गुणः। समझ में आया आपको कि जब रूक्षादि गुणों के साथ उष्ण गुण होता है तो वायु का क्षय होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु उष्ण और रूक्ष, जब रूक्षादि गुणों के साथ शीत गुण आता है तो उसका कोप होता है वर्षा ऋतु, और जब स्निग्धादि गुणों के साथ उष्ण गुण आता है तो उसका प्रशम होता है शरद ऋतु। वात प्रकोप है। वात प्रकोप कैसे बताया है? जगह के अनुसार बताया नहीं, गुणों के अनुसार। ये शरीर में कहीं पर भी हो सकता है। ये वायु का चय प्रकोप प्रशम शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी स्रोत में हो सकता है। ये चय प्रकोप प्रशम गुणों के आधार पर बताए। नेक्स्ट पित्त का शीतेन युक्ता तीक्ष्णाद्या पित्त का चय है, उसी तीक्ष्णादि गुण के साथ उष्ण आया तो कोप होगा, और मंदादि गुण जो पित्त के विपरीत गुण के हैं उनके साथ शीत गुण का सेवन किया तो पित्त का प्रशम होगा। ये आहार विहार ऋतु सब जगह लागू पड़ता है। नेक्स्ट श्लेष्मा का चय प्रकोप प्रशम शीतेन युक्ता स्निग्धाद्या कुर्वते, श्लेष्मा का चय होता है, उष्ण गुण स्निग्ध के साथ गया तो उसका कोप होगा, और रूक्षादि गुण के साथ उष्ण गुण आएगा तो प्रशम हो जाएगा। इसका अर्थ दोषों के चय प्रकोप प्रशम ये जगह के अनुसार नहीं बताए हैं, ये गुणों के अनुसार बताए। और ये जो प्रकरण चल रहा है ये दोषों के चय प्रकोप प्रशम का वर्णन गुणों के आधार पर कर रहे हैं। यहां तक कुछ प्रश्न है? यहां कुछ नहीं, क्लियर? आगे अब इसके आगे ये सूत्र है, चय की व्याख्या है चयो वृद्धि स्वधामनी एवं। हमने धामन का अर्थ हमारी भाषा में जगह लिया, स्थान लिया, प्लेस लिया, लेकिन एक एक संस्कृत के एक एक पदों के कई अर्थ होते हैं। प्रकरण के अनुसार अधिकरण के अनुसार हमें अर्थ बदलना पड़ता है। जैसे षट रसों का वर्णन चल रहा है और मैंने कहा पारद के 6 प्रकार है, मधुर अम्ल लवण कटुतिक्त कषाय, रस का अर्थ पारद लिया मैंने, चलेगा? नहीं चलेगा। वहां पे मैंने अर्थ लिया, रस के कितने अर्थ है? पारद है, आहार रस है, षड्रस है, स्वरस है, मांस रस है, आत्मा को रस कहते हैं,
आहार रस है, आद्य धातु रस है, साहित्य में नवरस है। अब कौन सा अर्थ लेना है? आपको प्रकरण देखना है, क्या वर्णन चल रहा है, उसके अनुसार रस का अर्थ लगाना है, मन का अर्थ नहीं लगाना है। तो हमने वर्णन चल रहा है गुणों का, तो धामन का अगर कोश में आप अर्थ देखोगे तो धामन का एक अर्थ है गुण शब्द। कोश में ये ग्रंथों की सुंदरता है कि वो एक शब्द कभी रिपीट नहीं करते। अब अपने ही गुण में शरीर में कहीं पर भी अल्प मात्रा में वृद्धि होना, यह क्षय है। क्षय केवल अपने स्थान पक्वाश आदि स्थान में नहीं होगा, स्थान का संबंध नहीं, प्रकरण खत्म हुआ है वो। अब इसके लिए प्रूफ क्या है आगे का देखिए। प्रद्वेषो वृद्धि हेतु, जो हेतु है बढ़ाने के लिए उसका प्रद्वेष होगा, और विपरीत गुण इच्छा, जो गुण बड़ा है उसके विपरीत गुण की इच्छा होगी। शीत काल में उष्ण गुण की इच्छा होती है, उष्ण काल में शीत गुण की इच्छा होती है। क्यों? विपरीत गुण इच्छा। अब विपरीत गुण इच्छा से समझना है हमें कि विपरीत गुण इच्छा मतलब पहला अपना गुण बड़ा है, और ये कभी नहीं होगा कि पित्त के सभी गुण बढ़ेंगे, उसमें भी प्रवेश कॉम्बिनेशन, कभी केवल द्रव गुण बढ़ेगा, किसी गुण में केवल स्निग्ध गुण बढ़ेगा, किसी में केवल उष्ण गुण बढ़ेगा, किसी में रुक्ष और द्रव उष्ण बढ़ेगा। ये हमें ढूंढना है कि पित्त प्रकोप है, पर पित्त का क्षय है, कौन से गुण से है, ये निदान है हमारा। व्याधि का नाम यह निदान नहीं है हमारा। तरतमत्व क्या है? वात प्रकोप है, वात का क्षय है, कौन से गुण से है? मैं एमडी में जब एडमिशन दिया, मेरे एक गाइड डॉक्टर धर्माधिकारी सर, उन्होंने आते ही मुझे एक काम दिया था, दूसरे ही दिन, आप भी कर लीजिए अपने स्थान पर, अपने जगह पर डिस्कशन कीजिए, एक कॉलेज का एक प्रोजेक्ट बनाइए इसके ऊपर अगर पॉसिबल हो। जो दोषों के वाग्भट के क्षय, प्रकोप और वृद्धि के लक्षण है ना, और प्राकृतिक लक्षण बताए, उत्साह, श्वास निश्वास, चेष्टा, वेग। अब उत्साह ये गुण वायु का, वायु के कौन से गुण से है? चेष्टा कौन से गुण से है? चल गुण से। एक समझना आता है, चल गुण से चेष्टा है। श्वास प्रश्वास कौन से गुण से होता है? ये प्राकृतिक लक्षण हो गए। क्षय, वृद्धि, प्रकोप भी लक्षण है। अब स्रंस है, कौन से गुण से स्रंस होता है? क्या कॉम्बिनेशन होगा गुण का? भ्रंश कौन से गुण से होगा? व्यास कौन से गुण से होगा? वायु के गुण से होगा। बिना गुण के तो कुछ विकृति नहीं होने वाली। ये पूरा चार्ट करना, लिखना पड़ा मुझे, 6 महीने लगे कम से कम। अभी भी कुछ नया नया सोचता है। एक एक गुण से एक एक कर्म नहीं होगा, कई कई जगह पे 2-3 गुण का कॉम्बिनेशन है। वृक्ष, खर, परुष, इनसे एक होगा। यह अध्ययन की बहुत बड़ा दिमाग के लिए क्या कहते हैं, चालना है। ये काम करने बहुत कई काम नहीं हुआ है इसको, कहीं पर बहुत बहुत बड़ा काम बने, थीसिस हो सकता है इसके ऊपर, पीएचडी, और होना चाहिए। तो विपरीत गुण इच्छा मतलब क्षय मतलब क्या? शरीर में कहीं पर भी दोष अपने गुणों में किंचित वृद्ध है, अल्प मात्रा में वृद्धि, इतनी वृद्धि नहीं है कि वो व्याधि कर पाए। ठीक है, आगे। अब कोपहातु उन्मार्गगामिता, हमारी ये जो कल्पना आई ना कि अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाना मतलब प्रकोप, ये अरुणत्त की इस टीका से आ रहा है। टीका में वो कहते हैं उन्मार्गगामिता इति स्वस्थानम त्यक्त्वा दोषस्य पुनः मार्गांतर गमनम। इसका हमने मराठी में, हिंदी में, कन्नड़ में, अंग्रेजी में भाषांतर किया कि अपनी जगह छोड़ना मतलब प्रकोप। पर अभी हमने चरक का ही संदर्भ देखा, कैसा स्थान छोड़ के जाए तो वो सब जगह है ही ना ऑलरेडी। पकवाश ऐसा आमाशय में गया, आमाशय में पहले वायु नहीं था। हाँ, तो ये कल्पना ही गलत है। तो इसमें कहीं तो हमारी अर्थ लगाने में गलती हो रही है। हमने स्थान का अर्थ जगह लिया, जैसे रस के कई अर्थ है वैसे स्थान के 3 अर्थ। अब इस अधिकरण में अर्थ बैठना चाहिए।
अधिकरण गुणों का चल रहा है। अब नेक्स्ट पीपीटी दिखाइए। ये देखिए, क्षयः स्थानम वृद्धि च दोषाणाम त्रिविध गति। स्थान, ये दोषों की गति। एक जगह ये दोषों की गति कैसे हो सकती है? इसलिए चक्रपाणी ने टीका लिखी है, स्थानम इति स्वमान अवस्थानम, अपने प्राकृत अवस्था में रहना। और अपने प्राकृत अवस्था में रहते, प्राकृत अवस्था कैसी? द्रव्यता, गुणता, कर्मता। क्वांटिटेटिवली भी नॉर्मल है, क्वालिटेटिवली भी नॉर्मल है और फंक्शनली भी नॉर्मल है। ऐसी नॉर्मल स्टेट में रहते हुए शरीर में संचार करना, गति करना, यह स्थान गति है। स्थान का यहां अर्थ है प्राकृतावस्था। अब चलो चक्रपाणी गलत हो सकते हैं किसी के अनुसार, टीकाकार वो चिकित्सक नहीं है ना, वो ऐसे लिखते थे। कई थे ऐसे लोग, दलन भी वही करे। सुश्रुत का सूत्र है, तत्र इदम उपदिशन्ति बुद्धिमंता। सुश्रुत नीचे नीचे होगा और अगले पेज पे होगा। हाँ, गुणा या उक्ता द्रव्येषु शरीरेषु अपिते तथा स्थान वृद्धि क्षया तस्मात् देहिनाम द्रव्य हेतु का। और इसके ऊपर टीका है डल्लन की, स्थानम इति दोष धातु मतलब साम्येन अवस्थानम, अपनी साम्यावस्था में रहना और शरीर में संचार करना प्राकृत अवस्था में, इसको स्थान गति कहते हैं। यह स्थान का दूसरा अर्थ है। पहला अर्थ जगह है। अब प्राकृत अवस्था गुणों की भी है, द्रव्य द्रव्य मतलब फंक्शनली भी, कर्म की भी है और क्वांटिटी की भी है। अब यह अर्थ अरुण दत्त की उस टीका को लगा के देखिए कि स्वस्थानम त्यक्त्वा, अपनी प्राकृत अवस्था छोड़कर अन्य मार्ग में जाना, गति में जाना, मतलब एक तो क्षीण होना या वृद्ध होना, मतलब हम ये ऊहन कर रहे हैं। इसके लिए हमें संदर्भ चाहिए। जो भी हम चिंतन करते हैं वो बिना संदर्भ के नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? एक बार फिर से बताता हूं। अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थान में जाना, ये कैसे कल्पना गलत है, ये हमने देखा। फिर असल में अर्थ क्या है? तो स्थान का अर्थ, स्थान ये गति है दोषों की एक। अब गति कैसे हो सकती है? तो वहां पे चक्रपाणी टीका लिखी है कि स्थान का अर्थ प्राकृत अवस्था है और प्राकृत अवस्था में रहते हुए शरीर में संचार करना, यह स्थान गति है। वो मार्ग है, उसका एक प्रकार अवस्था है। गति की टीका है चक्रपाणी की, मार्ग अवस्था प्रकार होगा। अब उसका दूसरा संदर्भ डल्लन का भी देखा हमने, एक और संदर्भ ऊपर है, देखिए विमान स्थान का, कि रोगम परीक्षण कैसे करना है। विमान 4 में सूत्र है कि रोग में क्या क्या देखना है, परीक्षण जो करना है हमें रोग में, प्रत्यक्ष परीक्षण। उसमें पूछना है कि हेतु क्या है वगैरह, बड़ा बड़ा सूत्र है। उसमें यह है कि क्या वृद्धि स्थान क्षय है, दोष वृद्धि में है, स्थान में है या क्षय में है। अब स्थान मतलब एक और संदर्भ है, देखिए आगे है क्या, देख लीजिए अगली पीपीटी नहीं है, ठीक है, नीचे नीचे करिए, या अभी समझ में। एक ग्रंथ का नाम है, उसका नाम है रस वैशेषिक सूत्र। ग्रंथ करता है नागार्जुन। अब चूंकि इसका नाम है रस वैशेषिक और ग्रंथ करता है नागार्जुन, तो जब भी एक किताब आएगी वो जाएगी रसशास्त्र के कबर्ड में या डिपार्टमेंट में। और दुर्दैव से उसका रस का कुछ संबंध नहीं, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं देखने वाला। लाइब्रेरी में तो पता नहीं है, वो तो नाम लिखेगा नागार्जुन रसशास्त्र, चले जाएगा रसशास्त्र। ये ग्रंथ रोग निदान का है, ये ग्रंथ द्रव्य गुण का है, ये ग्रंथ चिकित्सा का है, रसशास्त्र का नहीं है। उसमें उसके ऊपर एक नरसिंह भाष्य नाम की टीका है, उनके कॉलेज में मिली मुझे, वो एक कॉपी जामनगर में मिली है। हाँ, आपके यहाँ है हुआ, देखिए आपके लाइब्रेरी में। मुझे ऐसा पता चला है कि आप कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाते नहीं हो। आज के बाद लाइब्रेरी में जाके रेयर बुक्स निकाल के गूगल बंद कर दो,
सर्चेबल क्या सर्चेबल सारा बंद कर दो। सर एक बात कहना चाहता हूँ, अभी आपके सुबह का सेशन से इतना मोटिवेट हो चुका है कि 4 लोग यहाँ पे आए थे, वो बता रहे थे कि लाइब्रेरी का एक एक बुक को जो पुराना है उसको अभी आउट ऑफ प्रिंट है तो उसको हम पीडीएफ बना के एक ई लाइब्रेरी बनाएंगे। वेरी गुड, और हमें भेजिए, प्रोजेक्ट करिए, प्रोजेक्ट करिए। इनकी भी कॉलेज में बहुत रेयर ग्रंथ है, ऐसे कई जो पुराने मतलब 50-60 साल से जो कॉलेजेस है ना, उनकी लाइब्रेरी ढूंढ के निकल, लाइब्रेरी में जाइए, सारे ग्रंथ पढ़िए, गूगल बंद कर दीजिए तो आपके नरसिंह भाष्य जरूर होगा। तो एक सूत्र रसवैषयी सूत्र में है, वो कहते हैं प्रकोप की व्याख्या की है स्वस्थ वृत्ति प्रसंगा च्युत एव प्रकोप। जो व्यक्ति ये सूत्र लाइब्रेरी से ग्रंथ लेकर मुझे ढूंढ के दिखाएगा उसको मैं कैडबरी दूंगा। 3 दिन है मैं यहां पे हूं, लाइब्रेरी में जाओ, ये सूत्र ढूंढो, मुझे दिखाओ। स्वस्थ वृत्ति प्रसंगा, स्वस्थ वृत्ति प्रसंगा च्युत एव प्रकोपः। अब इसके नीचे जो टीका है वो कहते हैं, वो मैं हिंदी में बताता हूं कि अपने स्थान छोड़कर जाना ये प्रकोप की व्याख्या गलत है। नरसिंह मतलब उस समय भी चल रहा था इसलिए लिखा उन्होंने कि ये अर्थ गलत है। शरीर में कहीं पर भी किसी भी व्याधि का लक्षण हो सकता है प्रकोप का, अपनी जगह पे होता है या अपने स्थान छोड़कर जाना एक सबसे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर अपना स्थान छोड़ के जाते तो पकवाशी में बस्ती क्यों लेते हैं? वायु की चिकित्सा अवश्य में करनी चाहिए, जहां पे विकृति है वहां करनी चाहिए, पकवाशा में बस्ती क्यों देते? नहीं देना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी टेक्स्ट बुक चल रहा है, कोई सोचने के लिए तैयार भी नहीं कि क्या ये सही चल रहा है गलत चल रहा है, देखते भी नहीं। हमारा थिंकिंग प्रोसेस पूरी बंद करके रखी है। सोचो, प्रश्न आने दो, थिंकिंग करो, शायद गलत हो, शायद पूरा हाइपोथेसिस गलत हो सकता है, नल हाइपोथेसिस होगा, नो प्रॉब्लम। सोचो तो सही, कैसा क्यों कह रहे हैं? 3 अवस्था बता रहे, बाकी 3 रसों की अवस्था पर क्यों नहीं बताए? जब आप उहन करोगे तो पता चलेगा। अब हमें एक और प्रश्न आ रहा था कि ऊर्ध्वगमन, अधोगमन और तिर्यक गमन। अभी तिर्यक कहा जाएगा, ये कोई बताता नहीं। वो हम देखने वाले आगे जाके व्हाट इज तिर्यक गमन, होगा आज ही होगा बात में। यहां तो ठीक है, प्रकोप समझा, केवल वृद्धि प्रकोप नहीं, क्षय ये भी प्रकोप है। इसलिए अरुण दत्त ने प्रकोप के 2 प्रकार बताए हैं, क्षय पूर्वक प्रकोप वृद्धि है और क्षय पूर्वक क्षीण है। क्षीण होने के लिए क्षय की जरूरत नहीं है, केवल अपने द्रव्य गुण कर्म में क्षीण होना यह प्रकोप विकृति है। प्रकोप का अर्थ विकृति, हाँ ज्यादा स्वरूप में वृद्धि होती है इसलिए वो चल गया कि प्रकोप मतलब वृद्धि। और ये जो षटक्रिया काल है ना, ये अवस्था नहीं है कि पहले वो संचय होगा फिर प्रकोप होगा फिर प्रसर होगा, ये ऐसे स्टेप्स नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। वो षट क्रिया काल है, क्रिया मतलब चिकित्सा, काल मतलब समय, चिकित्सा के समय है ये 6 शब्द। तो देखो पहले क्या करें, टेक्स्ट बुक्स बंद कर दो रोग निदान की, और अगर लिखना है तो इस प्रकार से लिखो। सुश्रुत को क्या अभिप्रेत है? षट क्रिया काल, दे आर नॉट द स्टेप्स ऑफ डायग्नोसिस, नॉट एट ऑल। ये क्रिया काल है। मेरे सामने जो रुग्ण आया है चिकित्सा के लिए, वो कौन सी अवस्था में 6 में से, वो मुझे इस लक्षणों से देखना है और चिकित्सा करना है। हाँ ठीक है, यहां तक आ गए, समझ में आ गया? अब हमने जो ऊहन किया इसके लिए संदर्भ चाहिए, तभी हमारा ऊहन योग्य है। नेक्स्ट, ये शारीर 6 में टीका है, वो सूत्र बाद में देख लेंगे हम। कुपिता इति पदेन वातादयः सामान्येन
क्षीणा वृद्धा वा गृह्यन्ति। चक्रवाणी की टीका है। प्रकोप किसको कहेंगे? एक तो क्षीण होगा या वृद्धि होगी। और आज का आपका होमवर्क एक लिख लीजिए, चरक सूत्रस्थान 17 चैप्टर, उसमें सूत्र 45 से लेके 61 तक पढ़ के आइए। 45 to 61 चरक सूत्र 17, और उसका बाद में सुबह हम आने के बाद पहले पहले ये विवेचन कर लेंगे। अभी वो समय नहीं है क्योंकि अगला विषय है। अब यही इसी अध्याय में 43 नाम का सूत्र वो कहते हैं, यथा वृद्धि तथा क्षीण ही दोषेस्यु पंचविंशति। दोषों की जो 63 भेद है उसमें 25 भेद दोष वृद्धि के हैं, 25 भेद दोष क्षय के हैं। और दोष क्षय होता ही नहीं तो कितने भेद बताए क्यों? सूत्रस्थान 17 बाय 43 बाद में देख लीजिए आप, ठीक है। और अंतिम जो वाक्य है टीका का वो है विकृति मात्रम ही वातादीनाम कोपहा। किसी भी प्रकार की विकृति आना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्षय भी नहीं होता, वृद्धि भी नहीं होती, फिर भी दोष विकृत होते हैं। जैसे कृमि में ना दोष वृद्धि है ना दोष क्षय है, और दोष विकृति के लक्षण है। कभी कभी दोनों नहीं, विकृति होती है, अगंतु में भी होता है। इसलिए क्षीणा वृद्धावा से और अच्छी व्याख्या है प्राकृत अवस्था में किसी भी प्रकार की विकृति आना, ये प्रकोप। नेक्स्ट, अब और संदर्भ आप बोले कि एक ही संदर्भ है। देखिए विकृता का अर्थ है स्वभाव प्रच्युता, अरुण दत्त की है। और वैषम्य की टीका है, वैषम्य मतलब वृद्धि क्षयो वा स्वरूपाचावः, अपने वृद्धि से, एक तो स्वरूप से, स्वरूप मतलब प्राकृत अवस्था से वृद्ध होना या क्षय होना, ये प्रकोप है। और हमने एक सूत्र सुबह देखा, विकारो धातु वैषम्य, धातु के लिए उस धातु की व्याख्या के बाद वैषम्य की व्याख्या है, ये आपके सामने। वैषम्यम इति व्यवहार्यमाण स्वास्थ्य हेतु, व्यवहार्यमाण मतलब छोड़ दिए गए, जिसने स्वास्थ्य हेतु छोड़ दिए हैं उसके शरीर में दोष स्वमानात, अपने मान से वृद्धत्व या न्यूनत्व व अधिकत्व, एक तो न्यून होंगे या अधिक होंगे। प्रकोप इज इक्वल टू वैषम्य। यहां तो ओके, आगे चले। इसको और एक बार रिपीट करिए, शायद ये थोड़ा आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम, प्लीज रिपीट दिस। कन्नड़ में थर्ड वैषम्यम, व्यवहार्यमाण, व्यवहार्यमाण का अर्थ है छोड़ देना, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जो छोड़ दिए गए हैं, जो व्यक्ति स्वास्थ्य कारक हेतु सेवन नहीं कर रहा है, दिनचर्या फॉलो नहीं कर रहा है, ऋतुचर्या फॉलो नहीं कर रहा है, एक ही आहार साल भर सेवन कर रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा है, निद्रा ठीक से नहीं ले रहा है, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर है कि नहीं, चल रहा है वो, और भी कुछ कुछ होगा, मुझे ज्यादा पता नहीं है। स्वास्थ्य हेतु छोड़ दिए तो क्या होगा? स्वमानात, मान मतलब प्राकृत अवस्था, द्रव्य गुणता कर्मता मान जो है उनसे एक तो न्यून होंगे या अधिक होंगे, ठीक है। अब इसमें नहीं है शारीरिक क्षय निकालना, शारीर अध्याय, शारीर स्थान चरक का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान। कोई पढ़ा है, मेरे बीएमएस में शारीर स्थान ऑप्शन में था, मैं डिजायर टू नो, इच्छा होगी तो पढ़िए। हाँ, फर्स्ट 4 चैप्टर्स शारीर स्थान के आर जेनेटिक्स ऑफ आयुर्वेद। बुद्धि, हमें लगता है पहला जो मतलब निद्रा कराणाम आग्रह, ऐसा हम कहते हैं। पहले शारीर एक को नींद नहीं आ रही है तो शारीर एक अध्याय पढ़ना शुरू कर दीजिए, 10 सूत्रों के आगे आप नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी। कथिता पुरुष ही, और हमें ऐसा पढ़ के लगता था ये तो आध्यात्म के ग्रंथ है, आप हमें वैद्य बना रहे हो या हरिभक्त परायण बना रहे हो, पर वो अध्यात्म के अध्याय नहीं है, वो जेनेटिक्स के अध्याय है। उस दृष्टि से पढ़िए।
यस, दोनों ही। और 6 चैप्टर जो है ना, ये बिना पढ़े विधान कभी समझ में नहीं आएगा। कोई भी विधान, इतना महत्व का अध्याय है शारीर 6, उसमें शारीर 6 में पहला सिक्स चैप्टर 6, देखिए सूत्र नंबर 4, अंतिम वैषम्य गमनम। ठीक है, वैषम्य गमनम ही पुनः धातुना वृद्धि ह्रास गमनम। क्षय को छोड़ा नहीं, कहीं पर भी छोड़ा नहीं। आप भी मत भूलिए, दोष क्षय से व्याधि होता है, ये बताने के लिए ही हम प्रमेय लेने वाले हैं। निदान स्थान का प्रमेय अध्याय धातु क्षय का है। राजयक्ष्मा दोष धातु क्षय का है, शतक शीन दोष धातु क्षय का है, क्षयज कास होता है, क्षय से व्याधि होते। क्या हुआ, थोड़ा सा विषयांतर होगा, 2 मिनट के लिए बोलता था। 2 जगह पे ऐसा हुआ है, 2 जगह पे कि हमने अर्थ गलत ले। कैसे? चक्रपाणी ने कहा कि जैसे दोष वृद्धि से व्याधि होता है, संप्राप्ति होती है, वैसे दोष क्षय से नहीं होती। इसका अर्थ दोष क्षय से होती नहीं, ऐसा नहीं है। दोष वृद्धि की तरह जैसे होती उस प्रकार से नहीं होती। मैंने कहा कि ये लता मंगेशकर ऐसी गाती नहीं है, इसका तो गाती नहीं है क्या? उनकी स्टाइल अलग है, इसकी स्टाइल अलग है। ये गाती है, ये भी गाती है, नहीं समझे अर्थापत्ति। उसका आपको एक और उदाहरण बताता हूं। सातवें की कल्पना जो है ना हमारी सूत्रों की, उसमें हम कहते हैं कि विश्वकन्या वो सातवें का उदाहरण है, सारे पेपर में लिखते हैं। आप मुझे बताइए, थोड़ा विषयांतर होगा। हेमाद्री ऐसा कहते हैं, अरुण दत्त कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं, चरक वाग्भट कहते हैं, अपथ्य का सात्मीकरण नहीं हो सकता। उदाहरण एकदम आसान उदाहरण, आज दंत धावन नहीं किया, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, साल भर दंत धावन नहीं किया, अब मुझे दंत धावन नहीं करना, ओक साथ में हो चलेगा? साल भर स्नान नहीं किया, लोग कहते हैं सर 30 साल से तंबाकू खा रहा हूं, वो साथ में नहीं कहता, वो कहता कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है। हमारे विद्यार्थी कहते हैं ओक साथ में तंबाकू। ओक का अर्थ अभ्यास है, ठीक है? अभ्यास भी हित करो का ही करना है, और हित करो का अभ्यास करोगे तो व्याधि होने वाला है। विषकन्या जो होती है, क्या वो प्राकृत होती है? उसकी जो लाइफ है वो सुखायु हितायु होती है? बिल्कुल नहीं। किसी को छू नहीं सकती, किसी से प्यार नहीं कर सकती, किसी को देख नहीं सकती, कुछ खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, और आयु भी अल्प है। क्या अर्थ है इस जिंदगी का? विषकन्या गलत है, वो सातवें का उसका कुछ संबंध नहीं है। उसकी चक्रपाणी की टीका से आया है, वो कहते हैं कि जैसे आशी विषय होता है उस प्रकार से सातवें नहीं होता। तो होता है, तकलीफ होगी, सर्पविष की तरह जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे विकृति होने वाली। सात्म्य हित करो, उपशयते तत्सात्म्य, जो उपशय देगा ना वही सात्म्य है। इसलिए संहिता के हमारा जो उद्देश्य है कि आपको खुद को अर्थ लगाना आना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक पे मत डिपेंड रहिए, भाषांतर मत पढ़िए, फिर बार बार बोल रहा हूं। सूत्र शब्द का व्याकरण लगाकर, क्या व्याकरण देखना है? केवल विभक्ति प्रत्यय क्रियापद, बस दैट्स इट। शुरुआत में कर्ता कौन है, क्रियापद कौन है, बस। और पूरा सूत्र का अर्थ और अधिकरण क्या चलता है, इतना देखा तो भी आपके सारे अर्थ निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। यहां तक ठीक है? आगे चले, आगे का विषय महत्व का है, मुझे जल्दी खत्म करना। नेक्स्ट पीपीटी, एक मिनट। शारीर 6 निकाला है ना, उसका 5वां सूत्र देखिए, वो महत्व का सूत्र, वो बताना था एक्चुअली। यौगपद्येन तु विरोधी नाम धातु नाम वृद्धि ह्रासो भवति। युगपद होता है। देखिए, हम क्या कहते हैं, श्लेष्मा बढ़ गया तो वातक क्षीण हो गया। श्लेष्मा वृद्धि से वातक क्षय होता
तो वायु को दुष्य कहते हैं। वात वृद्धि से पित्त प्रशम या कफक्षय होता तो उस समय कफ और पित्त को दुष्य कहते हैं। दोष कभी भी दुष्य नहीं होता। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं भूल गया सुबह। समझो 100 बच्चों का क्लास है, मैं रोज पढ़ाता हूं। इमेजिन कीजिए कि मैं बहुत सीरियस किस्म का टीचर हूं, कभी इधर उधर की बात नहीं, आना है पढ़ के जाना है, बस डांटना है, डस्टर फेंक के मारना है, सब चल रहा है, एकदम सीरियस गंभीर, जैसे अभी कोई मैथ से आया ऐसा गंभीर चेहरा करके पढ़ाते हैं। मैथ मतलब शमशान से आया है ऐसे पढ़ाते हैं। अभी अभी किसी का दुखद निधन हुआ है और ये पढ़ाने के लिए आया है। अगर एक दिन अचानक से मैं क्लास में गया और मैंने कहा कि सारे बेंच हटा दो, अब मैं गाना लगाऊंगा और हम डांस करेंगे, तो पहले सारे भौचक्के रहे, मतलब ये ट्रैप तो नहीं है, कुछ सीसीटीवी में कुछ ट्रैपिंग तो नहीं हो रहा है। फिर भी 100 बच्चों में से 2 या 3 ही ऐसे रहेंगे कि जो डांस करना शुरू कर देंगे। उनको किसी को इंप्रेस करना है, किसी को दिखाने के लिए देखो मैं किसी से डरता नहीं हूं, मेरा कितना पैशन है, वो शुरू कर देंगे। अब उनके डांस करने के बाद भी टीचर कुछ बोल नहीं रहा है, तो धीरे धीरे एक व्यक्ति ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। पर कुछ लोग ऐसे रहेंगे, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, डांस तो कर रहा है, पर मेरी इमेज स्कॉलर है ना, मैं स्कॉलर हूँ, पहले 5 में आता हूँ, तो करना तो है, देख तो रहे, पर हिम्मत नहीं हो रही, या मुझे देख के लोग क्या कहेंगे। फिर वो क्या करते हैं, क्लास खत्म होने को आ गया, बाकी के लोग डांस कर करके थक गए, इनको जोश आएगा अंतिम समय में। यही शरीर में होता है, जब प्राकृत अवस्था चलती है सब धातु है। जब हेतु सेवन होता है तो पहले जो बिगड़ते हैं वो दोष है। उनकी दृष्टि के कारण जो धीरे धीरे क्रमशः दुष्ट होने लगते हैं वो दुष्य है, और अंतिमतः जो व्यक्त होते हैं वो मल है। जैसे राजक्षमा में पुरुष का धारण करना है, प्रमेह में अंतिमता मल शेष रहता है, अंतिमता व्यक्त होते हैं वो मल है। एक उदाहरण बताया मैंने, ठीक है, इसमें तरतमत्व हो सकता है समझने के लिए कि दोष धातु वालों की एग्जैक्ट ये क्या है। तो दोष कभी दुष्ट नहीं होते। चश्मा बड़ा है इसलिए वायु क्षीण कभी नहीं होगा। दधि सेवन से चश्मा वृद्ध होगा और दधि के विपरीत गुण से वात प्रशम। इट्स बिकॉज ऑफ हेतु युगपत एक ही समय समान गुण का भाव वृद्ध होगा, विपरीत का क्षय। ये इसको क्षय नहीं करने वाला। यू गॉट माय पॉइंट? थोड़ा समझने के लिए पढ़ाया नहीं गया कहीं पर, नहीं जाता है पढ़ाया, ना द्रव्य गुण में, ना क्रिया में, ना संहिता में, क्योंकि शारीरिक सम पढ़ा नहीं कोई। जो पढ़ाते हैं उनको मेरा सलाम है। हाँ, जो पढ़ाते सीरियसली बेसिक चैप्टर से पूरे, ठीक है, आगे जाएंगे पीपीटी। हाँ देखो रसवैशेष, ठीक है, नेक्स्ट। अब पीपीटी तो है, पर हम चरक पढ़ेंगे। चरक में से वात कला संक्षेप में लेने वाले हैं, और मैं आपको वात प्रकोप का डायग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। डायग्राम चलाया है मैंने, पीपीटी रखिए क्या? कोड भी है नहीं, यहाँ पे पूरा है। अब देखिए, निकालिए वात कला कली अध्याय, वातवादी वात कला 12वां अध्याय। हाँ, Last you told that श्लेष्म पृथ्वी जब eat birds, श्लेष्म का समान गुण बढ़ता है, श्लेष्म पृथ्वी happens. Then vata shamana happens. It is not vata dushti or something like that. So, but to vata shamana become, there should be some vikriti in vata, no? Otherwise, you cannot say that God is vata shamana श्लेष्म. मैं आपको दिखा दो, निकल के दिखा। चौक है क्या?
देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, हाँ? ठीक है, ये प्राकृत है समझो। अब मैंने ये लाइन निकाल दी, क्या ये विकृत हो गया? समझो ये वायु है और दधि सेवन से कफ वृद्धि हो गई। इट इज नॉट नेसेसरी कि वायु क्षीण है, नॉट एवरी डे। हम चिकित्सा क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, ये दोनों प्राकृत हो गए। मेरा पॉइंट समझा आपको कि नॉट नेसेसरी कि हर समय वो क्षीण हो जाएगा या उल्टा तब विकृत क्यों आया इधर? एक ही समय में, मतलब जो हेतु सेवन कर रहे हैं उस हेतु के समान गुण के जो भाव है वो वृद्ध होंगे और विपरीत का शमन होगा। क्योंकि वायु को पोषण करने के लिए द्रव्य ने, देखिए जो व्यक्ति रोज सलाद खाता है, सैलड रोज, कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी, कितना ही खा रहा है, तो अग्नेय द्रव्य ले ही नहीं रहा, या वायु के द्रव्य कटु म्हणजे वात महाभूत के द्रव्य ले ही नहीं, वो सारा श्लेष्मवर्धक आहार सेवन कर रहा है, तो क्या होगा, श्लेष्म बढ़ेगा। वायु का पोषण नहीं हुआ तो क्षीण दिखेगा, वो क्षीण होगा। समझ में आया? ये एक प्रकार की विकृति है। कभी कभी एक घटक को बढ़ाने वाला कोई मिलेगा, दूसरे घटक पे शायद कार्य भी नहीं होगा, वो साम्यावस्था में, पर वो लग रहा है क्षीण हुआ है क्योंकि एक बड़ा है। समझो मार्क्स आपको मिले, आपको 99 मार्क्स मिले 100 पे, 100 आउट ऑफ 99, पर किसी को 100 मिले तो आपने 99 कम लगते हैं। हाँ, दूसरे को किसी और को बचाओ। बड़ी मुश्किल है, समझ में आ गया? आगे चले। अब आपका मधुर अवस्था पर चल रहा है, मुझे पता है, मेरा भी चल रहा है, मेरा भी मधुर अवस्था पर चल रहा है। तो जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं निद्रा नहीं आने का, वैसे आप भी प्लीज बी विथ मी, क्योंकि ये अभी के बाद जो होने वाला है, हमें ख वैगुण्य में समझना था। व्हाट इज ख वैगुण्य, वो अभी हम देखने वाले हैं। पहला सूत्र वातकला क्रिया का, वातकला कला ज्ञानम अधिकृत्य परस्पर मतानि जिज्ञासमानः समुपविश्य महर्षयः। देखिए परस्पर के विचार क्या है जानने के लिए बैठे, कितना बड़े लोग थे वो। क्या आपको क्या लग रहा है, आपको क्या, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, आपके विचार क्या है? और वे केवल मन की बात नहीं है, ये सारे ऋषि अपने अपनी जगह पर काम करके डेटा लेके आए हैं। इन्होंने कुछ उद्देश्य रखे होंगे कि 2 साल के बाद हम यहाँ पे मिलेंगे, उसके इस पॉइंट्स पर आपके विचार हमें चाहिए। 2 साल का एक उदाहरण दे रहा है, ऐसा हुआ होगा ऐसा पता नहीं, मे बी बिकॉज वर्णन उस प्रकार का है। जैसे मीटिंग के किसी कोई मीटिंग होती है उसके पॉइंट्स लिखते हैं ना, एजेंडा होता है पहले और फिर मीटिंग से पॉइंट्स लिखते हैं, उस प्रकार से अध्याय है। Sir, you were saying about one dosha being Shira and the other cannot get Vridhita in the same state at same time, right? Like the few sentences before, so I got this doubt, like Lingam Shira idinvasya sadhavam bhashite hitam samnamavas tatha shleshma vridhitavaya sambhava. So how to understand this scenario? पहले मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि एक साथ नहीं होता है, युगपत शब्द है वहां पे, एक साथ ही समान गुण के भावों की वृद्धि होगी, उनके विपरीत गुणों का क्षय होगा। ये एक साथ होता है, युगपत का अर्थ है एक साथ। दधि सेवन किया, दधि के समान गुण के जो शारीर भाव है वो बढ़ेंगे, पार्थिव आप पे बढ़ेंगे, और उनके विपरीत जो है उसका नाश मतलब वो क्षय होगा उसका, क्योंकि उसको पोषण द्रव्य नहीं मिल रहे। और अभी जो अगला पार्ट है आपका, ये हमारे महाराष्ट्र में बहुत डिबेट का बात ही है कि वाग्भट ने कहा है कि वात वृद्धि जो है या वातक्षय ये शेषमा के विपरीत का है। मतलब क्या है, उनको क्या कहना है? अब लिंगम क्षीणे ये संस्कृत में कहते हैं सती सप्तमी, ये हम भूल गए।
उसका प्रयोग ऐसा होता है, जब ऐसे कहना है कि जब ऐसा होता है तब, ऐसा जब कहना है तब सप्तमी का प्रयोग करता है संस्कृत। मैंने अगर कहा 10 साल के बाद मैंने अगर कहा कि मैं जब बंगलोर आया था तब ऐसा प्रश्न मुझे पूछा गया था, ऐसा अगर मुझे बताना है तो मैं बंगलोर में आया था, इस वाक्य को सप्तमी लगानी पड़ेगी मुझे, सोपाधिक बन गया। सोपाधिक बन गया। तो उसका अर्थ ऐसा है, जब वात क्षय होता है तब श्लेष्मा के वृद्धि के लक्षण मिलते हैं। मतलब क्या, उसके विपरीत जो है उसके लक्षण मिलते हैं। ठीक है, अब आगे का विषय चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सूत्र में सारा एजेंडा है, देखिए क्या क्या है, क्या क्या प्रश्न आपको अध्ययन करके आना है। किम गुणो वायु, वायु के गुण क्या है। अब यहाँ पे प्रश्न आपको पता है, आपको वायु क्या है पता है, आपको वायु के 4 प्रकार का वायु जो कार्य करता है शरीर में, 3 मूर्त और 1 शक्ति रूप, वो आपको पता है। इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि वायु के गुण क्या है। किम अस्य प्रकोपणम, प्रकोपण मतलब उसको विकृत करने वाले हेतु क्या है। उपशमनानिवा, उसको प्रशमित करने वाले हेतु क्या है। और आगे का जो प्रश्न है वो जिसने भी पूछा है उसको बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड देना चाहिए। अगर किसी ने मुझे बताया कि आपको नोबेल अवार्ड देना है फॉर द बेस्ट क्वेश्चन, तो मैं इसको दे दूंगा। प्रश्न क्या है, देखिए इतना सुंदर प्रश्न नहीं, आप पीपीटी दिखाएंगे, पीपीटी में है ये देखो, जो रेड किया ना ऊपर, वो कहते हैं कथम च असंघातवंतम। असंघातवंत की टीका है, उसके अवयव ने मतलब वो अनकंडेंस्ड है, मूर्ति अदृश्य है, उसकी अदृश्य मूर्ति है, वो दिखाई नहीं देता, उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसका प्रमाण हम नहीं कर सकते वायु का, असंघात है। पित्त श्लेष्मा संघात है, संघात रूप अवयव रूप में। असंघातम अनवस्थितम इति अनस्टेबल, चल स्वभावी है वायु, उसका एक परमाणु अभी यहां है तो दूसरे क्षण में वहां हो सकता है, इतना चल गुण का है। ठीक है, इसलिए हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते। तीसरा अनासाध्य, अनासाध्य का अर्थ है यू कैन सीज इट, यू कैनॉट होल्ड इट, वायु को। तो ऐसा देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। कभी आपने सोचा है क्या, ऐसा सोचिए, क्या ऐसा विचार कभी हमारे मन में आया कि जो वायु दिखाई नहीं देता, जो वायु हम पकड़ नहीं सकते, जिसका प्रमाण नहीं कर सकते, जिसका क्षय प्रकोप हम देख नहीं सकते, ऐसे अवयव रहित अनासाध्य चल स्वभावी दिखाई न देने वाले वायु को तैल जैसा दिखाई देने वाला, जिसका प्रमाण हम कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ऐसा तेल उसको प्रशमित कैसे करता है। और चणक जैसा मूर्त दिखाई देने वाला, जिसको हम पकड़ सकते हैं, प्रमाण कर सकते हैं, ऐसा चणक जैसा मूर्त द्रव्य अदृश्य मूर्ति वायु को प्रकोपित कैसे करता है। कभी मन में प्रश्न आना चाहिए था ना, नहीं आया, इनके मन में आया और उत्तर दिया है उन्होंने। नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। अब एक एक के उत्तर, बाकी के आगे है कि कुपित और अकुपित के सृष्टि और शरीर में क्या करना, वो देखिए हमें। अब गुण आप देखिए, उस मीटिंग में जो संकृत्य कुश नाम के ऋषि थे, उन्होंने कहा कि ये वायु के गुण है। अब लोग झगड़ा करते हैं कि इसमें चल गुण नहीं है, बस पहले अध्याय में चल रहे हैं। तो एक हमारे इसमें पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस आया था कि चरक ये ग्रंथ कैसा गलत है। एक वैद्य काम कर रहे थे, उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया है। पर पहला अध्याय अलग लोगों ने लिखा है, 12वां अध्याय अलग ऋषि ने लिखा है, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, ऐसा उन्होंने उनकी दिमाग की कुछ चल रही थी, वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो गलत ही था। यहाँ पे नहीं बताया, इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, ये उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण, ये वायु के गुण है। आगे अब इनका वाक्य कहने के बाद दूसरे ऋषि शास्त्रज्ञ थे कुमार शिरा भरद्वाज, वो कहने लगे एवं एतत् यथा भगवान आह, जैसे भगवान सांकृत्यायन जी ने कहा
बराबर है। एते वो बात, मुझे भी यही गुण मिले हैं। मेरा सेंटर अलग है रिसर्च का, और मैंने जो 2 साल काम किया मुझे भी यही रिजल्ट मिले हैं, वायु के गुण यही है। आई एम क्या डाला, अनुमोदन दे रहा हूं मैं उनको। हम मीटिंग लिखते हैं, सपोर्ट कर रहा हूं, मीटिंग लिखते हैं, मीटिंग के पॉइंट लिखे किसने? आपने लिखिए, कभी देखिए कॉलेज के किसी मीटिंग के पॉइंट्स लिखते हैं तो कोई एक व्यक्ति विषय रखता है, दूसरा उसको अनुमोदन करता है। तो भरद्वाज उनको यस यू आर राइट ऐसे मुझे मिले। अब दूसरा कह रहे सतु एवं गुण ही। अब वात प्रकोप कैसे होता है ये बता रहे। वात प्रकोप, उसके वातादि जो वृक्षादि गुण है ये गुण बताए, उन गुणों से, उन गुण जिन द्रव्यों में है उन द्रव्यों के, उनके प्रभाव से, उनके कर्म के, जो गुण जिस कर्म में है उनके अभ्यास से, एक बार करके नहीं, अभ्यास से वायु प्रकोप आपद्यते, ये प्रकोप का हेतु है। यहां इसका अर्थ इस अध्याय में वायु वृद्धि का, वृद्धात्मक प्रकोप का वर्णन है, क्षयात्मक प्रकोप का वर्णन प्रमेय में, यहां पे नहीं। यहां तक समझा कि वात प्रकोप वृद्धि कैसे होती है वायु की? वायु के जो वृक्षादि गुण है उन वृक्षादि गुणों से, वृक्षादि गुणों के द्रव्यों से, वृक्षादि गुणों के कर्म से, वृक्षादि गुणों के प्रभाव से वायु की वृद्धि होती है। अभ्यास मान ही वृद्धि में आपद्यते, समान गुण अभ्यासो ही धातुना वृद्धि कारण, ये हेतुवार्थ तंत्र युक्ति, एक की जो नियम है वो बाकी सबको लगा है। नेक्स्ट अभी तत्श्रुत्वा वचनम कांकायन बाल्लिक, बाल्लिक मतलब अफगानिस्तान, आज का ईरान अफगानिस्तान, ये बाल्लिक देश था। उसमें जो कांकायन उनके ऋषि थे उन्होंने कहा कि एतानी एवं, ये मुझे भी यही मिला, हम अनुमोदन दे रहे हैं। अतो विपरीतानी, वृक्षादि गुण की जो विपरीत गुण है स्निग्धादि, उनके अभ्यास से, उनके द्रव्यों से, कर्म के अभ्यास से वायु का प्रशम होता है। वायु प्रशम करना मतलब गुब्बारे से हवा निकलना मतलब प्रशम नहीं है, वायु के गुण शांत करना, ये एक प्रकोप हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो एक महत्व का प्रश्न था कि मूर्त द्रव्य अदृश्य मूर्ति वायु को प्रकोपित प्रशमित कैसे करते हैं, उसका उत्तर दे रहे। पहले सूत्र पूरा पढ़ लेते शांति से, फिर एक एक वाक्य का अर्थ लगाएंगे। क्या कहते हैं? तथा अनुव्याख्यास्याम, रेड वाला पढ़ेंगे। वात प्रकोपणानि खलु रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सुशील कराणि शरीराणां तथा विदेशु शरीरेषु वायु आश्रयं गत्वा अप्यायमानः प्रकोपम आपद्यते। ये वात प्रकोप की वर्णन है। पित्त कफ का प्रकोप समझ सकते हैं हम, वायु अदृश्य मूर्ति होने से समझने के लिए कठिन, इसलिए वात कला के लिए, पित्त कला के लिए अध्ययन नहीं लिखा हुआ, जरूरत नहीं क्योंकि समझ सकते हैं। अब इसका सूत्र का विस्तार करना है। अब वात प्रकोपणानि, एक एक शब्द, वात प्रकोपक कौन है, प्रकोपन के हेतु क्या है? वृक्षादि गुण के द्रव्य, आहार, प्रभाव, कर्म, इनका अभ्यास, ये वात प्रकोप हेतु है। इससे क्या होता है? अब ये जो ये सामासिक शब्द है, ये कर शब्द जो है ये हर एक गुण को लगाना है। और आगे है शरीराणाम, इसका अन्वय ऐसा है, शरीराणाम रूक्ष कराणी, शरीराणाम लघु कराणी, शरीराणाम शीत कराणी, शरीराणाम दारुण कराणी, शरीराणाम खर कराणी, शरीराणाम विशद कराणी, शरीराणाम सुशील कराणी। इसका अर्थ, वात प्रकोपक हेतु सेवन करने के बाद शरीर रूक्ष होता है, शरीर शीत होता है, शरीर खर होता है, परुष होता है, सुशील होता है, कठिन होता है। शरीर मतलब शरीर के स्रोत। नेक्स्ट, अब डायग्राम्स देख रहे हैं, इससे ये सूत्र एक्सप्लेन होगा। ये एक प्राकृत स्रोतस है। स्रोतस मतलब क्या है? हम परसों देखने वाले एक चैनल सिस्टम है। समझो मेदो वह स्रोतस है या रक्तव, आसान रक्तव स्रोतस। स्रोतस की भित्तियां है, अंदर से रक्त का प्रवाह आराम से, कहीं पे कुछ रुकावट नहीं है, चल रहा है। प्राकृत स्रोतस, कहीं पर भी वैगुण्य ख का ख मतलब स्रोतस नहीं है। जो जितने गुण आवश्यक है उतने गुण, विंशति गुणों के सब है। ठीक है, नेक्स्ट। अब वात प्रकोप की प्रथम अवस्था, शरीर के स्रोतस में रूक्षादि गुणों की अतिरिक्त मात्रा में निर्मिति। मतलब क्या हो रहा है कि एक्सेस रूक्षादि गुण हो रहे हैं।
मतलब जो स्रोतस प्राकृत था उसमें रुक्षत्व या खरत्व या परुषत्व या विषदत्व या काठिन्य या सुशिरत्व, इनमें से कुछ एक स्रोतस उस प्रकार का होगा। स्रोतस रुक्ष होगा, स्रोतस खर होगा, स्रोतस दारुण होगा, स्रोतस सुशीर होगा, स्रोतस कठिन होगा। ठीक है। शरीराणाम रुक्ष कराणी, अन्वय ऐसा है, शरीराणाम कठिन कराणी, शरीराणाम दारुण कराणी, शरीराणाम सुशील कराणी। एक उदाहरण बताता हूं। एक नाली है, गटर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नाली कहते हैं। नाली बनाई है, नए सीमेंट की पाइप की बनाई है, अंदर बहुत स्मूथ सरफेस है, कुछ रुकावट नहीं है, पानी बह रहा है, कितना भी गंदा पानी हो अंदर से जा रहा, बह रहा है। कुछ साल के बाद पानी जा जाकर नाली में कुछ गड्ढा बन जाए, स्रोतस रफ हो जाएगा, अंदर का स्रोतस रफ हो जाएगा। आगे क्या होगा देखिए नेक्स्ट। ये फर्स्ट स्टेज, स्रोतस रुक्षादि गुणों से एक्सेस हो जाता है। अब ये किसी एक स्रोतस में होगा या दो स्रोतस में होगा या पूरे स्रोतस या पूरे शरीर, हेतु के बल के अनुसार डिपेंडेंट। नेक्स्ट, अब मूल सूत्र क्या कहते हैं कि नीचे सूत्र होगा, नहीं नीचे नीचे थोड़ा छोटा कर दीजिए ना, नहीं होगा। अब सूत्र क्या है, तथा विदेशु शरीरेशु, शरीर कैसा है, रुक्षादि गुण से युक्त है स्रोतस, ऐसे स्रोतस शरीर में वायु आश्रय। अब वायु के गुण नहीं बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। रुक्षादि गुण किसके बढ़े, स्रोतस, उसमें वायु आश्रयम गत्वा। अब वायु आश्रय गत्वा मतलब क्या, देखिए वो क्या हो रहा है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा गांव था, उसमें एक व्यक्ति चौक में खड़े रहकर ऊपर देखा, तो दूसरा व्यक्ति आया, वो देखने लगा कि ये क्या देख रहा है। फिर तीसरा आया, वो भी ऊपर देख रहा है। धीरे धीरे करके पूरा गांव जमा हुआ, सब ऊपर देख रहे हैं। फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई आप क्यों ऊपर देख रहे हो, तो वो बोला कि ये देख रहा है मन। ऐसे करते करते पहले व्यक्ति तक आ गया, तो पता चला कि उसकी गर्दन ही ऐसी। तो खरा स्रोतस जो होता रफ स्रोतस, उसमें एक परमाणु रुक गया, दूसरा परमाणु रुक गया, तीसरा परमाणु रुक गया, अब उनका आश्रय शुरू हो गया। यही संग है, यही स्थान संश्रय है। इसमें पुनरूप दिखाई देते हैं। ठीक है, वायु आश्रय गत्वा। अब देखिए वो नाली थी, नाली का सरफेस रुक्ष हो गया था, अंदर से एक डाली बह के आ गई पानी के साथ, वो रुक गए गड्ढे में। फिर धीरे धीरे करके एक कपड़े आ गए, बह के कुछ भी फेंकते ना पानी में, बह के आ गए, कपड़ा वो डाली को रुक गया। फिर मिट्टी आ गई, मिट्टी रुक गई, 20% ब्लॉक हो गया। ब्लॉक धीरे धीरे बढ़ने लगा क्योंकि रुकावट आ गई, 20%, 30%, 60%, 80%, धीरे धीरे वो पूरी नाली ब्लॉक हो गई। नेक्स्ट, अभी देखिए आगे। अब तीसरे स्टेज आप्यायमान, सूत्र नीचे देखिए, वायु आश्रयम गत्वा आप्यायमान। आप्यायमान ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रुकते हुए, आप्यायन हो रहा है इनका पोषण। एक रुक गया, दूसरा रुक गया, तीसरा रुक गया, धीरे धीरे उनका कनेक्शन बढ़ने लगा, ब्लॉक बढ़ने लगा। वो स्रोतस कैसा है, वृक्षादि गुण से अतिरिक्त मात्रा में युक्त है। ये वात प्रकोप, ये केवल वात प्रकोप, शुद्ध वात प्रकोप है, ये मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप नहीं है। उसका बारे में बाद में बताता हूं। ये शुद्ध केवल वात प्रकोप है। स्रोतस रुक्ष हो जाता है, अंदर से बहने वाले धीरे धीरे रुकने लगते हैं। धीरे जो बहेगा वो रुकेगा, जो बहेगा वो रुकेगा। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इतना ब्लॉक बढ़ेगा कि बहने की जगह थोड़ा सा है तो कम होगा। मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो ब्लड सप्लाई है वो कम है, हो रहा है पर कम है, इनसफिशिएंट है, मतलब थोड़ा हो रहा है, 20%, 30% ब्लॉक है, फिर भी चल रहा है, काम चल रहा है। तो टोटल ब्लॉक हो गया तो अब बहने की जगह नहीं, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण बताता हूं। मेरा घर यहाँ है, सामने क्लिनिक है, मेरा सीधा रास्ता है, रोज में जाता हूं यहां से। अब बीच में बस बंद हो गई, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, तो क्या हो जाएगा, मैं जाऊंगा ट्रैफिक में अटक जाऊंगा। तो मेरे लिए मैं क्या होगा, दूसरा रास्ता क्या है, तो राइट साइड से जाके क्लिनिक जाऊंगा।
वहां पे भी नहीं है, लेफ्ट साइड से जाऊंगा, वहां पे भी नहीं है, बस से चढ़कर ऊपर से जाकर क्लिनिक जाऊंगा, जाना ही मुझे क्लिनिक तो जाऊंगा, और कुछ भी नहीं पॉसिबल तो वापस आ जाऊंगा घर पे, आज छुट्टी क्लिनिक को, और वो भी नहीं पॉसिबल, अटक गया तो वहीं पे घूमता रहूंगा। ये सारे तिर्यक गमन। उसी को कहते हैं, नेक्स्ट, इसी को विमार्ग गमन कहते हैं, इसी को उदीरण कहते हैं। विमार्ग गमन कहां शब्द है, याद आ रहा है? स्रोतस के उसमें विमार्ग गमन है, ठीक है। वो 4 टाइप है या 3 टाइप है, हम देखेंगे बाद में। हाँ? तो उदीरण, उदीरण का अब यह सूत्र है श्वास चिकित्सा अध्याय में, वात्यवादी में नहीं है, श्वास चिकित्सा अध्याय में यह है कि उदीरते वृषधरम मार्ग रोधात वह जलम। देखिए नदी का प्रवाह है, डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, पीछे जहां जगह मिलेगी वहां बैक वाटर निर्माण हो जाएगा, आगे क्षय होगा। इसको वात प्रकोप कहते हैं। वात प्रकोप मतलब गुब्बारे में हवा भरा, गुब्बारा फूल गया, यह वात प्रकोप नहीं है। अब आमाशय में वात प्रकोप होता है, मतलब क्या होता है, आमाशय के स्रोतस वृक्षादि गुणों से अतिरिक्त मात्रा में युक्त होते हैं हेतुओं के कारण। उसके बाद में वहां से जो वाह्यमान धातु घटक है वो वहां पे रुकते हैं, उनका धीरे धीरे आप्यायन होता है। अब पूरा ब्लॉक हो गया तो वो उदीरण हो जाता है, तो वो अन्नवह से मूत्रवह में गए, मूत्रवह से पुरुषवह में गए, रसवह से शुक्रवह में गए, ये उदीरण है, विमार्ग गमन है, ब्लॉक ही नहीं है। अब मॉडर्न में पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, वेरिकोस वेन्स, सेरेब्रल हीमरेज, अंजाइना, एमाइम ब्लॉक बैठा है, कैपिलरीज में ब्लॉक हो गया, यही है कैम। और क्या है, हेतु संप्रति, ये शुद्ध वात प्रकोप जन्य है, क्योंकि हेतु वात प्रकोप के वृक्षादि गुणों के हेतु से स्रोतस वृक्ष हो गया, उस स्रोतस में बहने के लिए गति नहीं मिल रही है। दूसरा उदाहरण देता हूं, जब जब इलेक्शन आता है, कैसे पता चला इलेक्शन आ रहा है, रोड के काम शुरू हो जाते हैं। जैसे रोड के काम शुरू हो गए समझो इलेक्शन आ गया, रोड नया बना है, अच्छा खासा प्लेन रोड बना है, बारिश हो गई तो प्लेन सरफेस है तो पानी आराम से बह के चला जाएगा, पर रोड कैसे बनाते आपको पता है, तो पानी के साथ मिट्टी सीमेंट चला गया, जो भी कुछ था उसमें गड्ढे हो गए। अब फिर से बारिश हो गई तो पहले गड्ढे में पानी पूरा भरेगा, रुकेगा, फिर आगे जाएगा, फिर दूसरा गड्ढा भरेगा, फिर आगे जाएगा, तीसरा गड्ढा, अब टोटल गड्ढा मतलब पूरा कोलैप्स हो गया है, तो पानी कहाँ जाएगा, आगे नहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा, गति बदल गई, उसको विमार्ग गमन हो गया। यही शरीर में होता है, इसको शुद्ध वात प्रकोप कहते हैं। अब आप मुझे बताइए इसमें वायु में क्या विकृति आ गई, ना वो बड़ा है ना वो वृद्ध हुआ, क्योंकि वी कैनॉट सीज इट, वी कैनॉट होल्ड इट, वी कैनॉट कंट्रोल इट। आप इस रूम में है, वायु उसको कंट्रोल करके दिखाओगे। वो कौन सा एक पिक्चर है, वो नहीं, वो नहीं बेंडर कुछ एयर बेंडर, वो कर सकते हैं, हमारे पास सिद्धि नहीं है। अब इसको मीमांसा शास्त्र में दर्शन क्यों सिखाना है फर्स्ट ईयर में, सबसे बोरिंग पार्ट रहता दर्शन शास्त्र, पता नहीं चलता क्यों पढ़े हम। मीमांसा में एक भाग है, उसको कहते हैं गुणारोप। जैसे हम कहते हैं, समझो आप, मैं अभी नासिक से बंगलोर आ गया, रेलवे से आ रहा हूं समझो, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे साथ कोई और 2-3 लोग हैं, सब सो रहे, और बंगलोर सेक्शन नजदीक आ गया, तो मैं क्या कहूंगा, चलो चलो उतरो, बंगलोर आ गए। अरे बंगलोर नहीं आया है, हम बंगलोर गए। कहने की बात अलग है, घटना कुछ अलग हो रही है। ओके, सूरज उग गया, सूरज डूब गया, डूबता है सूरज, वो तो बेचारा खड़ा है एक जगह, हम उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो कहने की बात अलग, हम क्या कहते हैं, चप्पल पहन लो, पैर में चप्पल पहन लो। अरे पैर में चप्पल नहीं पहनते, हम चप्पल में पैर पहनते।
तो इसको कहते हैं गुणारोप। सूर्य के ऊपर उगने का डूबने का आरोप लगाया, पांचभौतिक स्टेशन पर निर्जीव है वो, उसको आने का आरोप लगाया हमने, गुण बताए उसके। वैसे ही ये घटना अलग है, हम वात प्रकोप हुआ ऐसा कहते हैं। अब चिकित्सा क्या करेंगे, देखिए आगे। अब वातप्रशम मतलब क्या, वातप्रशम मतलब हवा छोड़ देना, ऐसा नहीं है। ये वायु के गुण कम करना, ऐसा नहीं है। अब देखिए चरक क्या है, वातप्रशम क्या है, ये हमने पढ़ा ही नहीं, इस प्रकार से सोचा ही नहीं कभी क्या ऐसा भी हो सकता है। देखिए स्रोतस जो था उसमें हमने क्या किया, चिकित्सा क्या किया हमने, स्निग्ध, गुरु, उष्ण, श्लक्ष्ण, मृदु, पिच्छिल, घन, शरीर का जो स्रोतस रूक्ष, खर, विषद था, कठिन था, हमने स्नेहन संवेदनादि चिकित्सा करके वो स्रोतस स्निग्ध, उष्ण, गुरु, मृदु, पिच्छिल किया। और तथा विदेशु शरीरेशु, ऐसे स्निग्धादि गुणों से युक्त हुए शरीर में वायु असज्जमान, कहीं पर न रुकता हुआ चरण गति करता है, उसी को वातप्रशम ऐसा कहते हैं। वातप्रशम इसका अर्थ शरीर में किसी प्रकार की बिना रुकावट न आते हुए शरीर में संचार करना, इसको वातप्रशम कहते हैं। स्नेहन से क्या करते हैं हम, जो अवरोध हुआ है, स्रोत स्निग्ध हो गया तो धीरे धीरे वो विलयन हो जाएगा, उष्ण से और विलयन होगा, धक्का मार देंगे, शोधन से धक्का मार देते हैं। पक्षाघात में विरेचन क्यों देना है, इसीलिए। पक्षाघात है, बस्ती क्यों नहीं है, विरेचन क्यों है। हम लोग क्या कहते हैं, या आयोमय जधरा सायो पित्तधरा, कुछ संबंध नहीं है उसका, कुछ संबंध नहीं है। ये रीजन है पक्षाघात विरेचन का। विरेचन मतलब कोई भी शोधन दो, नस से भी चलेगा, नजदीक के मार्ग से निकालना है। शोधन वहां विरेचन का तो शोधन है, बस्ती भी चलेगी, विरेचन भी चलेगा, वमन भी चलेगा। हम देते हैं, पक्षाघात में वमन देते हैं, सद्य वमन। और डायरेक्ट विरेचन कभी देना नहीं, बिना वमन किए सद्यो विरेचन नहीं देना, नहीं बताया। स्रवसरण चलेगा, अनुलोमन चलेगा, विरेचन नहीं देना। नॉट नाउअडेज, ये आधा ही हुआ है। ये जो संप्राप्ति है ये आज आपको बहुत रेयरली मिलेगी, वेरी रेयरली। यस, यू आर वेरी करेक्ट सर, बिकॉज अब मैं मेरी बात बता दूं, मेरा अनुभव बता दूं। अब अच्छा आपने पॉइंट निकाला। 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, बाकी के लोगों की तुलना बहुत कम प्रैक्टिस है, पर 17 साल में केवल 2 रुग्ण इस प्रकार के आए, शुद्ध वात। बाकी सारे वातव्याधि संतर्पणजन्य, मार्गावरोधजन्य, कफ पित्त मेद प्रकोप के कारण होने वाला पक्ष, आज पक्षाघात जिनको हो रहा है वो कोई भी वात प्रकोप के हेतु सेवन नहीं करते। जिनको भी कैड हो रहा है, जिनको भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन बैठ रहा है, सेरेब्रल हेमरेजेस हो रहे हैं, वेरिकोज वेन्स हो रहे, स्थूल व्यक्ति को ही स्थौल्य है, आम प्रदोष की व्याधि है, संदर्भ उनको ही है, मैं उसमें आने वाला हूं, आ रहा। अब ये जो है ना वात व्याधि की संप्रति एक है, शुद्ध वात व्याधि। अब उल्टा होगा, जो सर ने मुद्दा उठाया कि श्लेष्मा प्रकोप के हेतु किए, तो क्या हो जाएगा, शरीर का श्लेष्मा स्निग्ध, गुरु आदि गुण से अतिरिक्त मात्रा में युक्त हो जाएगा। और जहां ज्यादा चिकनता है, जहां जहां स्निग्धता है, जहां ज्यादा गुरुता है, वहां से भी बहता नहीं। तो कैसा होना चाहिए, सारे गुण योग्य मात्रा में होने चाहिए, तो ही वो प्राकृत होगा। देखिए सर्प होता है ना, सर्प ये ऐसी जमीन पर नहीं चलता, उसको ग्रिप ही नहीं आता। ये स्निग्धता है ना, ये जब कई पेशेंट ऐसे आते हैं हिप फ्रैक्चर के कि बाथरूम में फिसले, क्यों फिसले, ग्रिप ही नहीं आई उन्हें, अति स्निग्ध है ये। इसलिए हमारे पहले के जमाने में पत्थर के घर होते थे, जमीन पत्थर की या गोमई की होती थी, उस पर ग्रिप आती है पैरों, इस पे ग्रिप नहीं आती, फिसल जाता है। मतलब क्या मार्गा पर संप्राप्ति हो गया ना, हेतु हो गया। अब पित्त प्रकोप हो गया, पित्त के उष्ण गुण से स्रोतस संकुचित हो गया। बर्न में क्या होता है, स्रोतस संकुचित हो जाता है ना, तो बहेगा कौन, तो वो तीसरी संप्राप्ति है वात प्रकोप की। मेद वृद्धि में मेद संचय हो गया स्रोतस में, बहने के लिए जगह नहीं मिली,
आम वृद्धि में आम संचित हो गया, बहने के लिए जगह नहीं मिली, होगा पक्षाघाती। कौन रुका है इसके अनुसार स्वरूप अलग अलग, किसी को दाह सदाह होगा, किसी को तीव्र शूल होगा, किसी को बहुत शोथ होगा, शोथ कभी कभी शोथ भी नहीं होगा। पक्षाघाती कई प्रकार पक्षाघाती होता है, और रुग्ण दर रुग्ण स्वरूप बदलते जाते हैं। इसका अंशों कल्पना का विचार कौन करेगा? हम क्या करते हैं? पक्षाघात विरेचन, चलो विरेचन तो सबको इकट्ठा विरेचन, कैंप ऑफ पक्षाघात विरेचन नहीं होगा। अगर कफ प्रकोप से हुआ है तो पक्षाघात वमनम ही देना पड़ेगा। बताए यहां तक ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, चिकित्सा से क्या हुआ? असज्जमाना, कहीं पे नहीं रुका, चल गति शुरू। नेक्स्ट ये बताया, मतलब वात प्रकोप के 4 अवस्था है। एक एक्सेस वृक्षादि गुण, एक आश्रय लॉजिंग, संग स्थान संश्रय, ठीक है, अप्यायमान और उदीरण, इस सबको मिलकर कहते हैं खवय गुण। और ये एक प्रकार, दूसरा पता है श्लेष्मा की वृद्धि से, मेद की वृद्धि से, पित्त की वृद्धि से, दूसरा खवय गुण। अब व्हाट इज स्रोत दृष्टि? विमान अध्याय 5 स्रोत दृष्टि लक्षण निकालिए, निकालिए। आहारश्च विहारश्च शायद आज 4 बजे के बाद थोड़ा और लेना पड़ेगा, प्लीज विषय पूरा करके जाइए। ठीक है, 2 ये दोनों मिलकर स्रोत दृष्टि है। अब एक एक देखेंगे। आहार च, अब चकार क्यों आया है? सारे प्रकार का आहार, पेय पान चोष्य लेय भक्ष्य मांसाहार, सब प्रकार का सब आ गए। विहारश्च, कई प्रकार के विहार। यहां दोष गुण ही समान, दोषों के गुणों के समान गुण के हैं, तो वो क्या करेंगे? स्रोत में वो गुण बढ़ाएंगे। वातादि गुण होंगे तो स्रोत वृक्षादि गुण से युक्त होगा, कफ के गुण होंगे तो स्रोत स्निग्धादि गुण से युक्त होगा, पित्त के गुण होंगे तो उष्णादि गुण से होगा, और दुष्टि विगुणता आएगी। और दूसरा शब्द हमारे लिए महत्व का है, धातु भी विगुणा। इसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूंगा। अब धातु विगुण का अर्थ हमारे मन में त्वरित आएगा धातु के विपरीत गुण। ये गलती हो सकती है, इसलिए चक्रपाणी टीका लिखी है, पढ़िए। धातु विगुण इति धातु विरोधक स्वभावः न तु धातु विपरीत गुणो विगुणः। विरोधक मतलब दुष्ट करने वाला। इसके उदाहरण यह है कि मैं दिवा स्वप्न मेद्यादयो ही, दिवा स्वप्न मतलब क्या? दिवा स्वप्न मतलब क्या? एक कोई तो बता, दिवा गलती हो जाए डे स्लीपिंग, बराबर। तो ज्यादा मन में कहते हैं दोपहर का खाना खाने के बाद सोना, दिवा स्वप्न। और दिवा का अर्थ है सूर्योदय से सूर्यास्त। जो व्यक्ति सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोता है कभी भी, तो वो दिवा स्वप्न करता है। सूर्य का उदय 6 बजे है, हमारा उदय 8 बजे हो रहा है, तो हम रोज 2 घंटे का दिवा स्वप्न कर रहे हैं। पेशेंट कहता है हेतु क्या है? तो सब मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे ये कर रहे हो आप, ये कफ पित्त मेद प्रकोप हेतु है। सुबह 8 बजे उठना, 9 बजे उठना, संडे तो 11-11 12-12 बजे उठते हैं। और आप बंगलोर की सिटी में रहते हो, आपके पास वो पेशेंट है शिफ्ट ड्यूटी वाले, नाइट ड्यूटी वाले, वो 2 बजे 3 बजे घर आते हैं, 3 बजे कुछ तो खाना खाते हैं, जो मिलेगा वो खाना खाते हैं, सो जाते हैं, दोपहर को 12 बजे उठते हैं, उठने का पहले खाना खाते हैं, फिर स्नान, समय मिला तो स्नान करते हैं, वेग आया तो मल विसर्जन करते हैं, फिर थोड़ा सा काम करते हैं, फिर 5 बजे ऑफिस जाते हैं और फिर बैठे रहते हैं लैपटॉप पे। ये तो है। अब इनको आपको सलाह देनी है तो क्या देंगे? सोचिए, सोचना पड़ेगा। जॉब छोड़ नहीं सकते। तो आपको ऐसा चिकित्सा करनी होगी, आपको ऐसी यंत्रणा करनी होगी कि उनसे इस दिनचर्या से जो दोष विकृत हो रहे हैं वो बैलेंस हो जाए। जैसे उदाहरण बताता हूं, हम बहुत गुरु अन्न खाए, उसके ऊपर पान खाते। पान मतलब नागविल, बिड़ा, नागविल।
क्या है वो कटु तिक्त कषाय रस संधि। क्यों खाते हैं? जो खाया है उसको प्रशन करने, पचाने के लिए। मतलब हमने क्या किया, जो आहार लिया है उसको बैलेंस करने के लिए उसके विपरीत गुण का उसके साथ में ले लिया। अब दधी खाने के लिए बोला, कैसे खाने के लिए बोला? अमल की शर्करा मुद्ग या घृत, केवल दधी। रात को तो देखना भी नहीं, न नक्तम नदी बुढ़ी। कितने लोग फॉलो करते हैं? खाते हैं। दूसरा और खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए इन्होंने कहा 4, अच्छा हुआ आपने विषय निकाला। 4 दुष्टि लक्षण है ना। अब देखते हैं क्या है। देखो संस्कृत का कितना महत्व है। अति प्रवृत्ति संगोवा, मतलब अति प्रवृत्ति और संग। सीराणाम ग्रंथयोपि वा, और सीरा ग्रंथि और विमार्गमनम च, इसका अर्थ है अति प्रवृत्ति से विमार्गमन या संग से विमार्गमन या सीरा ग्रंथि से विमार्गमन। ये 3 दुष्टि लक्षण, 4 में च और वा मजाक क्यों लिखी? समय नहीं जा रहा था। पूरा नहीं। तो अति प्रवृत्ति से क्या होगा? देखिए आपने तो अति प्रवृत्ति रोज देखते हैं, ट्रैफिक रोड वही है, गाड़ियां बढ़ती जा रही है। अति प्रवृत्ति से क्या होगा? विमार्गमन होता है। यहाँ जगह नहीं, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, पीछे जाओ, विमार्गमन। संग, ट्रैफिक जाम हो गया, करना ही पड़ेगा। तीसरा सीरा ग्रंथि का अर्थ यहाँ पे शोथ, सिस्ट नहीं। शोथरूप कुछ भी हुआ, अर्बुद, ग्रंथि, शोथ, गुल्म, कुछ भी, उससे विमार्गमन होता है। इसको तिर्यगमन कहते हैं। इसी को चरक में और शब्द है विश्वक वर्जन। निकाले श्वास चिकित्सा, अंतिम संदर्भ। इसके बाद में सर का व्याख्यान शुरू होने वाला है। 17वां अध्याय। ₹45 नंबर का श्लोक, 45। यदा श्रोतांसि संवृद्धः मारुतः कफपूर्वकः विश्वक प्रजति समृद्धः तदा श्वासान करोति। इसकी टीका विश्व प्रजति देखिए, अंतिम विश्व प्रजति सर्वथा गच्छति। जहां जगह मिलेगी वहां जाए। एक जगह ब्लॉक हो गया, रेनल फेल्योर में वॉमिटिंग हो रहा है। सुबह को उदाहरण दिया मैंने, मूत्र में ब्लॉक है, फेल्योर हुआ है, दोष धातु विमार्गमन हो गए, सर्दी हो गई उनको। तो इस प्रकार से आप पीपीटी निकालिए नीचे। अब ये आपको कंठस्थ है। अब इसका भाषांतर क्या करते हैं? देहे श्रोताओं से रिक्ता नहीं, शरीर के स्रोतस जब खाली होते हैं, वेकेंट होते हैं, ठीक है। स्रोतस कभी वेकेंट हो सकते हैं? कभी नहीं। एक तो धातु बहेंगे, या आम बहेगा, या वायु बहेगा, केवल आकाश नहीं रहेगा। केवल वो वेकेंट कभी नहीं होगा। तो रिक्तादि की अर्थ क्या है देखेंगे। इसमें अनिलोह बलि पूरयित्वा, क्या दिखते हैं? स्रोतस वेकेंट है, बलवान वायु ने पूर्ण किया और वातव्याधि होगी नहीं। अब रिक्तानि का टीका देखिए। रिक्तानि इति स्नेहादि गुण शून्य, मतलब रुक्षादि गुण युक्त। रुक्षादि गुण युक्त नहीं, स्नेहादि गुण शून्य, मतलब शरीर के देहे श्रोताओं से सप्तमी विभक्ति, सप्तमी। जब शरीर के स्रोतस रुक्षादि गुण से युक्त होते हैं, वात प्रकोप की पहली अवस्था, तब बलवान वायु जिसको वहां से बह के ले जा रहा है उसका पूर्ण करता है, स्थान संश्रय करता है, आश्रय करता है, स्तंभ करता है। फिर आप्यायन होगा, उदीरण होगा, और जिस स्रोतस में होगा उसके अनुसार विविध प्रकार के वातव्याधि हो सकते हैं। अब वातव्याधि चिकित्सा अध्ययन का यही अध्ययन है। एक इसमें देखते हैं, पीपीटी कंप्लीट कर देते। अब वातज रुद्रोग है। हृदय में मतलब हृदय में आज तक वायु नहीं था,
घूमते घूमते हृदय में गया, हृदय को शोध कर दिया, वात हृदरोग हो गया। नहीं, वायु हृदय आवश्यक का अर्थ है इन हेतु। देखिए, शोक, उपवास, व्यायाम, वृक्ष, ये सारे वृक्षादि गुण के हेतु हैं। वायु के अपने गुण के हेतु, अपने स्व हेतु। इन हेतुओं से हृदय में जो स्रोतस है वो वृक्षादि गुण से अतिरिक्त मात्रा में युक्त हो गए। वहां से जो वाह्यमान घटक है उनका संग हो गया, अप्ययन हो गया, उदीरण हो गया, उसको वातज हृदरोग कहेंगे। नेक्स्ट, वातज गुल्म। गुल्म का अर्थ पेट में होने वाला वायु का गोला, ऐसा कहते हैं, है ना। मुझे बताइए, वायु का गोला कैसे हो सकता है? किसी ने सोचा ही नहीं। अरे जो दिखाई नहीं, आपने कभी वायु का गोला देखा? जो अदृश्य मूर्ति है, जो असंघात है, उसका संघात कैसे होगा? नहीं होता। गुल्म क्या है, इसका व्याख्या होने के बाद समय मिला तो मैं बताऊंगा। अब महास्रोत में वात प्रकोप हो रहा है, मतलब क्या, अब आपको पता है। नेक्स्ट, वातज्वर, आमाशय में वात प्रकोप हो रहा है, मतलब क्या, वातज्वर होने के लिए पहले आमाशय के स्रोतस वृक्षादि गुण से युक्त है, वहां से वाह्यमान घटक संग हो गए, अपयन हो गया, उदीरण हो गया। नहीं, आगे ये कर लेने वाले हैं, पीपीटी बंद कर दीजिए। एक केवल एक सूत्र बता के मैं रुकूंगा, फिर सर वात्यवादी अध्याय लेने वाले हैं। वात्यवादी चिकित्सा अध्याय निकाल 28। अब क्या होता है, काय चिकित्सा में कितने लोग एमडी कर रहे हैं आप? जहां पर नहीं, काय चिकित्सा में जो एमडी लोग करते हैं ना, उनको पोर्शन में एमडी के केवल चरक चिकित्सा। अब मुझे बताया, इन्होंने वात कला करेगा नहीं पढ़ा, डायरेक्ट वातवादी पढ़ने के लिए बैठे, जिंदगी में समझेगा नहीं कुछ, क्या पढ़। बिना वात कला के लिए अध्ययन पढ़े, बिना वायु की कल्पना देखे, बिना वात प्रकोप समझे वात्यवादी। इसलिए सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट अध्ययन शुरू करें। अब अंतिम सूत्र देखते हैं, सूत्र स्थानानाम अनुरूप है, 28वां अध्याय, 58 की स्टार्टिंग, पेज नंबर 619। स्थानानाम अनुरूपैहि च लिंगैहि शेषांग निर्दिशे। कुछ वात्यवादी बताए हमने, खल्ली, तुनी, प्रतितुनी, रुद्रसी, पक्षाघात, आक्षेप और जो कुछ है, दंडापतानक, अपतानक, धनुस्तंभ, सब बताया। पर ये हमने केवल उदाहरण के लिए बताए हैं। अनुक्त वात्यवादी का अध्ययन कैसे करेंगे, ये सूत्र है। स्थानानाम कौन से स्रोत में हुआ, स्थान क्या है, अवयव कौन सा है, स्रोत कौन सा है, या अवयव कौन सा है, या जगह कौन सी है, कौन सा, या स्थान का अर्थ जगह है, कौन सा स्थान है। देखिए टीका भी है कि अनुक्त नख भेदादि परिग्रहातम शेषान नख भेदादीन नख गुल्फादीनाम अनुरूपै लिंगैहि भेदशूलादिभिः निर्देशति न्येयम्। ठीक है, स्थानानाम अनुरूप, उसके अनुसार लिंगैहि लक्षण शेषान अनुक्तों के देखिए, जो यहाँ पे वर्णन नहीं, चरक में वर्णन नहीं, ऐसा कहते हैं, चरक में वर्णन नहीं किया है, सूत्र है, नाम नहीं दिया हुआ। कैंसर का वर्णन नहीं चरक में, रुकिए पहले संप्राप्त समझिए, वो आता है ना, रुकिए जरा, अरे सोचिए जरा, रुकिए। तो स्थानानाम अनुरूपैहि लिंगैहि शेषान, तो दोष, अभी केवल वातवादी तो वातक का विचार करते हैं, वायु कौन से गुण से बड़ा है, क्या रुक्ष गुण से बड़ा है, क्या शीत गुण से बड़ा है, क्या शीत रुक्ष से बड़ा है, आहार से प्रकोपित है, विहार से प्रकोपित है, किससे, हेतु क्या है, या शोक से है, या क्रोध से है, काम से, किससे वात प्रकोप, वो सूत्र बाद में इनका दिखाने वाला, लास्ट में सूत्र दिखाने वाला अष्टांग संग्रह का। उसके अनुसार वो वायु वात प्रकोप कौन से स्थान में हुआ है, क्योंकि एक ही हेतु से विकृत हुआ दोष शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग वादी कर सकते हैं। यही विकृत हुआ वायु
खवैगुण्य कभी रक्तभाव में करेगा तो वातज रक्त के विकार करेगा, यही रस में करेगा तो रस प्रदोष वातज विकार करेगा, शुक्र में गए तो उस प्रकार से इंफर्टिलिटी के प्रकार करेगा, मज्जा भाव में गए तो उस प्रकार के मज्जा के वातज मज्जे सभी प्रकार निकलेंगे। तो उनको नाम आप दीजिए, लक्षण देखिए, स्थान देखिए, हेतु देखिए, बंद कर दीजिए। आगे कहते हैं सर्वेषु एतेषु। अब वात का भी देखा, लेकिन आगे की स्टेज है, इनमें पित्तादि किम उपलक्ष्य, संसर्ग किसका है, साथ में कौन विकृत है, क्या पित्त के भी लक्षण है, क्या कफ के है, क्या आम के है, मेदक के, मज्जा, साथ में अकेला कुछ नहीं करेंगे। कभी भी एक दोष नहीं का दोषण व्याधि, केवल एक दोष से व्याधि कभी नहीं होता। आगे वायु हो धातुक्षय वायु प्रकोप आज सीखा हमने। धातुक्षय का अर्थ रस रक्त मांस आदि क्षीण हो गए तो वात प्रकोप बढ़ गया, ये नहीं अर्थ। धातुक्षय का अर्थ आज बात कला कर देखा। और दूसरा मार्ग से आवरण, जो सर ने पूछा कि चश्मा बढ़ गया, मेद बढ़ गया, मांस बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, अवरोध हो, आम बढ़ गया, उसके कई उदाहरण है, कुछ उदाहरण हम कल भी देखने वाले हैं। और ऐसे में व्याधि की कल्पना बढ़ती है। अब एक और सूत्र वो करके मैं आपकी विदा लूंगा, सूत्र 104 का पहली पंक्ति। ये इसके ऊपर और करने वाले हैं, पर मैं मेरा समाधान के लिए मैं बता देता हूं, तो मुझे नहीं आएगा। प्रत्येकम स्थान दुष्यादि क्रिया। अब अनुत्त व्यात्यादि निधन कैसे करना देखा, अब अनुत्त चिकित्सा कैसे करनी होगी। कुछ चिकित्सा उपक्रम बताए हमें, जो नहीं बताए वो कैसे करेंगे। तो कह रहे अनुक्त विशेष चिकित्सा उपग्रहणार्थम प्रत्येकम, जो भी आपके सामने आपको लगेगा कि वात व्याधि है तो उसका स्थान क्या है, पक्वाशय कौन सा स्थान है, कौन से स्थान में व्याधि है, लक्षण दिख रहा है। दुष्य, दोष तो वायु है, साथ में कौन विकृत है, उनको भी देखिए। आदि में आवरण है, गतत्व है, और क्या है, इसका विस्तार आगे करेंगे। ये देख के आप चिकित्सा आपको तय करनी है, आते जाते सबको बसते नहीं देनी। निकालिए सुश्रुत वातव्याधि चिकित्सा था, पीपीटी है मेरे पास, पर वो उसमें नहीं। You will be mesmerized। कितना सुंदर शास्त्र है हमारा, एंड वी आर डाइल्यूटेड by with correlation with modern unresearched undeveloped science। ये विचार भी नहीं उनके पास। पहला ही सूत्र है, ये करके मैं रुकने वाला हूं। नहीं बात कर रहे और पहला श्लोक क्या कह रहे, अमाशय गते वाते हृदयित्वा यथाक्रम। बात तो प्रकोप आमाशय में है, चिकित्सा वमन। सोचा आपने कभी, चरक में इतना स्पष्ट सूत्र नहीं है, सुश्रुत में। और टीका इतनी सुंदर है, हृदयित्वा इति वमनम कारयित्वा, वमनम च स्तोत्रेशे पुरुषे बहुदोषे, मतलब वमन के लिए पहले स्नेहपान नहीं करना है, डायरेक्ट वमन, सद्यो वमन का विचार कल करने वाले हैं। और परसों अग्निवेश अनुसंस्थान में जो प्रोग्राम है उसमें भी ये विचार विस्तार से रखने वाले हैं संडे को। आगे कह रहे आमाशय गते, अब ये छर्दनम कफ स्थानांगतम कह रहे थे कि इतना बराबर है, पर वमन ही क्यों देना है आमाशय में, क्योंकि स्थान कफ का है, ठीक है, और प्रकोप तो वायु हुआ है, फिर भी हम वमन दें, क्योंकि प्रत्येकम स्थान दुष्य आदि विचार करके चिकित्सा तय करनी है। और वमन करने के बाद आप बाद में बस्ती दे सकते हो, देखिए यथाक्रम यदि स्नेह सुविधा वगैरह वगैरह करके आप बाद में बस्ती दे सकते हो। आगे सुश्रुत का सूत्र स्थान का 15वां 15 सूत्र
इसका 32 नंबर, नहीं 15 नहीं, 15 ये है। का 15 में ही 32 आगे रसनिमित्तम एवं स्थव अत्यंत महत्व का सूत्र है। अत्यंत, आज की निम्मी चिकित्सा है, निम्मा मतलब मराठी में कह रहा हूं, आदि जो है ना, आदि रुग्ण आदि किसमें से आज रसनिमित्तम एवं स्थौल्यम कार्शम च, स्थौल्य और कार्श्य ये रसनिमित्त मतलब आहार रस निमित्त है, निमित्त मतलब हेतु। शेषमल आहार से बिना, शेषमल मतलब कफ प्रकोपक आहार नहीं, शेषमल मतलब पार्थिव आपके जो लिक्विड डाइट करते हैं या केवल सैलेड पार्थिव लेते हैं, अग्निय नहीं ले रहे। सैलेड का फैट है ना, आज सैलेड खाओ, अनकुक्ड फूड खाओ, गलत है। अध्यक्षशीलता बार बार करें, जगन्नाथ दीक्षित डाइट हमारे महाराष्ट्र में बहुत फायदा है। दिन में 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा खाओ। फॉरेन डाइटिशियंस कहते हैं अध्यक्षशीलता, विचार अग्नि का विचार नहीं उनके पास। अव्यायामी ना, बिल्कुल व्यायाम नहीं है। व्यायाम मतलब जिम में जाना ऐसा नहीं है, चेष्टा नहीं, बिल्कुल चेष्टा नहीं शरीर को। पहले एटलीस्ट गाड़ी को किक लगाने से एक पैर को व्यायाम होता था, आज हम ऑटो स्टार्ट करते हैं। पहले पानी भर के लाना पड़ता था, आज नल घुमाते हैं। पहले कूटना पड़ता था, आज हम मिक्सर का मतलब सिर्फ बटन ऐसा बटन सब